ओके गाइस, हेलो, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमोस्कायर। कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स? सब अच्छे? चलो, दैट्स वेरी गुड। क्विट वेल, अच्छे ही होना चाहिए। बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, प्रेशर भी है माइंड पे, प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, हम क्या कर रहे हैं, आपके प्रेशर को कम करने के लिए ला रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज़। ओके गाइस, तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज़ में क्या होने वाला है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज़ में होने वाला है आपके लिए हर वो छोटा से छोटा क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। इनफैक्ट आप भी मुझे कुछ क्वेश्चंस भेज सकते हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट लगता है मैं उस पर एक वीडियो बना करके दूंगा। तो आज मैंने ये स्टार्टअप किया है इन क्वेश्चन के सीरीज़ के लिए, है ना। तो मैं कम्प्लीटली क्लास 10 एंड क्लास 12 के लिए ये कंप्लीट एक सीरीज़ लाऊंगा नवंबर के पहले तक में, क्योंकि इन द एंड ऑफ द नवंबर अप्रॉक्सीमेटली योर एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट। तो एग्ज़ाम्स जब आपके स्टार्ट होने वाले हैं तो नवंबर के पहले तक में हम लोग इसका कई सारा लेसन्स करेंगे, कोशिश करेंगे चैप्टर वाइज इसको कवर करने की, ताकि चैप्टर वाइज आपके पास सारा डाटा अवेलेबल हो जाए और आप अच्छे से इन चीज़ों को जान सको, पढ़ सको, समझ सको। ओके गाइज, तो हम लोग क्या करते हैं, आज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने क्या किया है, आज 12th के लिए लिया है ना। तो 12th वाले बच्चे आज के लिए स्पेशली इस वीडियो में आएंगे। अब उसके बाद फिर मैं कुछ दिनों बाद स्टैंडर्ड 10 के लिए भी सेम कंटेंट्स इसी तरह से ऑब्जेक्टिव बना करके लाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके गाइज़, तो एज़ यू कैन सी ये हमारा एमोस्कायर चैनल पे आप आए हो, जहां आपको मिलता है नॉलेज पूरा साइंस का। आप साइंस अच्छे से पढ़ते हो एंड साइंस का स्टडी करते हो, तो आप चैनल को कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के बीच, क्योंकि हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पे मैंने पूरा एक 10 क्वेश्चंस का सीरीज़ लिया है आपके लिए, और 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये आज तो मैंने स्टार्टअप जो किया है ये स्टैंडर्ड 12th के बच्चों के लिए किया है। ऑब्जेक्टिव का ये पूरा सीरीज़ होगा एंड लेटर ऑन आई विल ऑल्सो डू इट द सेम थिंग फॉर द स्टैंडर्ड 10। स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट्स का भी बोर्ड है, स्टैंडर्ड 12th के स्टूडेंट्स का भी बोर्ड है, तो मैं दोनों के लिए ही वीडियोज़ ला रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत दिनों बाद वीडियोज़ ला रहा हूँ, बट स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा रेगुलर अब होगा। अब 10th एंड 12th का आपका वीडियो रेगुलर मिलते रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों को। तो चलिए देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहा है, अ कॉम्ब रन्स थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स द स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर, दिस हैपेंस बिकॉज। तो कहा गया है कि एक कॉम्ब है आपके पास, क्या है, एक कॉम्ब है। तो ये एक कॉम्ब हो गया। कॉम्ब कुछ इस तरह के शेप का होता है, बहुत सारे इसमें ऐसे ऐसे टीथ्स जैसे ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं, है ना। तो ये जो भी कॉम्ब है, अब मुझे ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं आती है, डोंट वरी, है ना, ड्राइंग पे आप मत जाओ। ओके, तो लेट सपोज ये कॉम्ब है, और ये कॉम्ब को क्या करते हैं हम लोग, स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर के छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं। बचपन में ऐसा हमने कर रखा है कई बार। तो ये कागज़ के टुकड़े क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ट्रैक्ट हो जाते हैं कॉम्ब की तरफ, कंघी की तरफ ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से आपका अराइज हुआ है कि ये क्यों होता है। तो ऑप्शंस आपके पास है स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है कि कॉम्ब एक गुड कंडक्टर है। दूसरा ऑप्शन है कि पेपर गुड कंडक्टर है, एंड तीसरा ऑप्शन है कि एटम ऑफ द पेपर इज पोलराइज बाय द चार्ज, कॉम्ब पोलराइज हो जाता है इसलिए। एंड फोर्थ है कि कॉम्ब जो है वो पोज करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसलिए। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से देखो, कॉम्ब यूजुअली होता है प्लास्टिक का, क्या ये गुड कंडक्टर हो सकता है? नो, कभी नहीं हो सकता है। तो दिस ऑप्शन कैन नॉट बी देयर। द सेकेंड ऑप्शन इज पेपर इज ए गुड कंडक्टर। पेपर आप इसके बारे में भी जानते हो, ये भी नॉन मेटेलिक मटेरियल होता है, तो इट इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन हेयर। नाउ स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्या कॉम्ब कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पोज करता है? नहीं करता है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, द एटम्स ऑफ पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज्ड कॉम्ब।
एक्चुअली जब हम लोग ये कॉम्ब को अपने बालों पे रब करते हैं तो ये चार्ज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? चार्ज्ड हो जाता है। और चार्ज्ड हो जाने की वजह से ये पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। एंड ड्यू टू दैट अट्रैक्शन, इसी अट्रैक्शन की वजह से ये सारे पेपर पीसेस जो हैं कॉम्ब में स्टिक होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। ओके तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 2 में। चलिए तो पेज नंबर 2 आपका क्या कहता है? लेट अस सी अगेन हियर। ये आपसे पूछा जा रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज़। जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है उसका यूनिट क्या होता है? तो डू यू नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी स्टूडेंट्स? परमिटिविटी पहले कहते किसको हैं? तो परमिटिविटी कहते हैं इप्सिलॉन नॉट को। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये इप्सिलॉन नॉट आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट में। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का वैल्यू आप लिखते हो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यहाँ ही आपको देखने को मिलता है इसी के का वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में, है ना। तो गाइज अगर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के लिए वैल्यू भी मैं लिखूँ तो वैल्यू तो सेम होगा और यूनिट भी ऐसा ही कुछ सेम होगा। बट मुझे के का यूनिट नहीं पूछा गया या 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का नहीं पूछा गया, मुझे पूछा गया है सिर्फ इप्सिलॉन नॉट का, सिर्फ इप्सिलॉन नॉट का। तो गाइज इप्सिलॉन नॉट के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हुआ। तो अगर मैं सिर्फ इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखूं, इसका यूनिट लिखूं, तो ये यूनिट क्या हो जाएगा? ये यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इनवर्स में। तो इनवर्स में होगा गाइज, तो वी कैन राइट इट इन द प्रॉपर फॉर्म लाइक कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए मैच करते हैं हम लोगों को कि कौन से ऑप्शन से ये मिलता है। ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी से। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि ये ऑप्शन ए से मैच करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर दैट व्हेन द चार्ज ऑफ बॉडी बिकम्स हाफ। कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है, इसमें कोई क्यू चार्ज है, और जब ये चार्ज हाफ हो जाए, जब ये चार्ज कितना हो जाए? हाफ हो जाए किसी भी बॉडी में, तो हाफ हो जाए मतलब Q/2 हो जाए, तब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? दैट वाज द क्वेश्चन। तो गाइज अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो एज यू नो द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ/R²। तो KQ/R² जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q के लिए क्या है? क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो स्टूडेंट्स एज यू नो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है Q राइज अप करेगा तो E राइज अप करेगा, Q डाउन होगा तो E भी डाउन होगा। तो अकॉर्डिंग टू डैट Q हाफ हो गया है Q/2। तो कैन यू टेल मी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? इट विल ऑल्सो बिकम हाफ, ये भी हाफ हो जाएगा। तो आपको सही आंसर मिल गया है ऑलरेडी। एज यू कैन सी यहाँ पे कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी हाफ, हाफ हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब फिर आज स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्टूडेंट्स हमें, ठीक है, कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व्ड इन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है ना, गॉस लॉ एज यू नो स्टूडेंट्स की गॉस लॉ हमें डील करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में डील करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जिसको हम लोग लिखते हैं फाई ई से। किससे इंडिकेट करते हैं? फाई ई से। और फाई ई इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स? फाई ई इज इक्वल टू होता है E.ΔS, जहाँ E है इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस है हमारा एरिया। ये डेल्टा एस क्या है? हमारा एरिया है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट होता है। यहाँ पे कोई चार्ज है Q चार्ज, ये Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है चारों तरफ, लेट सपोज। अब जनरेट कर रहा है तो यहीं पे हम कोई एक सरफेस ले लिए, ये सरफेस S सरफेस एरिया है। तो इस S सरफेस एरिया से पास होने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उनका लेकर के जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं ये क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है गाइस। सो फ्लक्स विल बी E.ΔS, E.ΔS हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डैट
इसी के अकॉर्डिंग आपको पूछा गया है कि जो नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, मैग्नेटिक होता है या वेक्टर होता है। तो एज यू कैन ऑल्सो सी स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही फार्मूला लिखा है तो यहाँ पे दिख दिया है, वेक्टर फॉर्म में इसको मैंने दिखा दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, वेक्टर। तो गॉसियन सरफेस जो होता है स्टूडेंट्स वो वेक्टर क्वांटिटी का होता है। ओके तो अब गॉसियन सरफेस की बात है, क्योंकि और आप लोग अभी ये तैयारी कर रहे हो, आप लोग तो इसको काफ़ी पहले पढ़ रखे होंगे। तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी है आपके लिए। आप मुझे बताओगे स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी चार्ज स्फीयर लिया गया है जिसके पेरीमीटर पे क्यू चार्ज स्प्रेडेड है, क्यू चार्ज स्प्रेडेड है, इसके पेरीमीटर पे कितना चार्ज स्प्रेडेड है, क्यू चार्ज। तो इसके इनसाइड में, इसके इन बिटवीन में, मिडिल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आंसर करूंगा। ओके चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके और स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि अगर वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं फर्स्ट टर्म के तो काफ़ी अच्छे से कर सके, उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन नेचर the electric charges of a system is always equal to। कोई भी, ये नेचर में, नेचर मतलब हमारा पूरा इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में मतलब कि फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल्सो नोन एज नेचर। फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स, यह डेफिनेशन होता है। तो एज़ पर द डेफिनेशन नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना जो है स्टूडेंट्स, अगर हम उसको लेते हैं और लेकर के उसके स्टडी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो होंगे किसी सिस्टम में कितना होगा। तो स्टूडेंट्स एज यू नो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो टोटल लेते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इसके स्मॉल चार्जेस के। इसमें जितने भी छोटे छोटे स्मॉल चार्जेस हैं, जितने भी छोटे छोटे स्मॉल चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, छोटे स्मॉल चार्जेस का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन्स होना। तो जितने भी इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है उसका ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना। आप इसको पढ़े होगे कहाँ, इसको आपने पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के टॉपिक में आपने इसे पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस एन ई। क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ n क्या है, n है एक होल नंबर, n क्या है स्टूडेंट्स, एक होल नंबर है। और E क्या है यहाँ पे हमारा, तो E है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। तो इसके मल्टीपल में होता है। और आपको याद होगा स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10 में आप इस तरह के क्वेश्चंस भी बनाते थे और क्वेश्चन में बना करके ये कैलकुलेट करते थे कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपका आंसर आता था 8 कूलाम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसा आप कैलकुलेट करके आंसर्स भी लाते थे, है ना। कैसे कैलकुलेट होता था, इसको 1 अपॉन नीचे हम लोग भेज देते थे, है ना, डेनोमिनेटर में, तब ये डिवाइड होकर के इतना इलेक्ट्रॉन्स निकलता था एक कूलाम का वैल्यू। ठीक है, कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इतने होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन में आपका चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होगा। ओके गाइज, तो अब इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगा लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज के, कि जीरो होगा, कि स्क्वायर होगा, या इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो गाइज द करेक्ट ऑप्शन इज इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये जो टोटल चार्ज होता है ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है, n के टर्म में मल्टीपल होता है किसी चार्ज के। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे दूं। एक कोई पार्टिकुलर बॉडी है, इस पार्टिकुलर बॉडी में जो टोटल चार्जेस हैं वो टोटल चार्जेस आपको बताए गए हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें जो चार्ज होगा गाइज, टोटल जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज कितना होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, मैं इसका आंसर फिर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एन ऑब्जेक्ट ए हैज़ अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलाम, माइनस में। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें -2 माइक्रो कूलाम चार्ज है।
एंड ये कोई दूसरा चार्ज है B, ये A बॉडी है और ये B बॉडी है। तो B जो बॉडी है स्टूडेंट्स, इसका चार्ज है 6 माइक्रोकुलम। ओके, 2 माइक्रोकुलम 6 माइक्रोकुलम, तो दो चार्जेस हैं। अब इनके बीच ऑफ कोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये फोर्स जो लगाएगा वो फोर्स ऑफ A ऑन B कहलाएगा, और ये जो फोर्स लगाएगा ये कहलाएगा फोर्स ऑफ B ऑन A। तो ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं आपके कि फोर्स ऑफ A क्या -3BA के इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर बी फोर्स ऑफ AB क्या -BA के इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर सी 3AB क्या -FAB के इक्वल होगा, और ऑप्शन नंबर डी क्या AB FAB के 4 टाइम्स ऑफ FBA के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स आप इसमें जानते हो कि इसका टोटल चार्ज जब भी हम निकालते हैं तो वो तो हमें फार्मूला F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R² से कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट होके मिलता है फोर्स। बट हमें यहाँ ओनली बताना है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं इसका कंपैरिजन क्या होगा। तो एज यू ऑलरेडी नो, न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जानते हो कि कोई भी दो ही चार्ज अगर है तो जितना इसने फोर्स को अट्रैक्ट करना है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसने लगाना है, सेकेंड बॉडी बी ने भी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना है। तो बोथ बॉडी विल एक्सर्ट द सेम फोर्स, इक्वल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू डैट बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। यही कह रहा है कि दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाँ, यहाँ पे माइनस साइन भी है, लेकिन स्टूडेंट तो माइनस साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ओनली डायरेक्शन इज द अपोजिट, नॉट द टोटल फोर्स। फोर्स सेम है, बस क्या अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। ओके तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिया है कि एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, कोई एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ना, ऐसे लाइन बना हो, ये प्रोड्यूस करता है एक फील्ड को, जो फील्ड कितना है, फील्ड कितना है 18 × 10⁴ न्यूटन कूलम, और कितने डिस्टेंस पे क्रिएट करता है, 0.02 मीटर पे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि लीनियर चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, λ/2πε0 इंटू क्या होता है, जो भी डिस्टेंस आपका है वो डिस्टेंस हो जाता है। तो एज पर द गिवन सिचुएशंस, ये जो गिवन आपका टर्म है इसके अकॉर्डिंग आप जब लेमडा निकालोगे, चार्ज डेंसिटी मतलब लेमडा, तो जब आप लेमडा निकालोगे तो लेमडा निकालने के लिए पहले तो हम क्या करते हैं, हम इसको बना देते हैं 2, और क्योंकि हमने वहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 हो जाएगा। अब कहोगे गाइस ये मैंने क्यों किया, ये इसलिए किया बाबू क्योंकि ये 4πε0 हो जाए। तो E इज इक्वल्स टू अब आपके पास बन गया 2π और नीचे बन गया 4πε0। तो 4πε0 का वैल्यू हम इजीली पुट कर पाएंगे 9 × 10⁹। तो कैलकुलेट करना हमारा ये चीज़ आसान हो जाएगा। ओके तो ये इजी हो जाएगा हम लोगों को कैलकुलेट करना। तो चलिए अब हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो फाइनली लेमडा के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹, यानी कि ये 4πε0 का वैल्यू हो जाएगा, इनटू ई का वैल्यू, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 4πε0 का वैल्यू हमने पुट कर दिया, ई का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 1/18 × 10⁴ हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा आर का वैल्यू यानी कि 0.02 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन था तो ये ऊपर वाला ये जो 2 है लेमडा का, वो 2 यहाँ आ जाएगा हमारा डिवीज़न में। तो देखो आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट डिवीज़न वगैरह वगैरह आप कर लो और उसके बाद कैलकुलेट करके देखो कि क्या आता है। तो ये 9 से कटेगा, कैंसिल आउट होगा 2 टाइम में, फिर ये 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल आउट होगा, है ना। अब उसके बाद जो बचेगा आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिलने वाला है आपको, देखिए ये 4 ऑप्शंस है, तो 4 ऑप्शंस में से आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे स्टूडेंट्स कि व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। चलिए तब तक फिर मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज। तो 4 डिफरेंट तरह के सरफेसेस दिए गए हैं एज यू नो इन द पिक्चर 1, पिक्चर नंबर 2, पिक्चर नंबर 3 एंड पिक्चर नंबर 4।
कोई इरेगुलर सरफेस है, कोई एक बड़ा स्फेयर है, कोई एक छोटा स्फेयर है, कोई इस तरह का स्फेयर है। बट आप सबका इंडिकेशन ज़रा देख लो, सारे में जो सरफेस वैल्यू है वो सरफेस वैल्यू कितना है, s। और सारे में जो चार्जेस हैं वो चार्जेस कितने हैं, q। तो चार्जेस आर ऑल्सो सेम एज वेल एज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो है गाइज वो भी हमारा सेम है, ये दोनों के दोनों ही सेम है। तो अब ऑप्शंस पढ़ के देख लेते हैं ज़रा कि क्या ऑप्शंस होगा। लार्जेस्ट इन 4, क्या सेम होने के बाद किसी में लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट होने का कंडीशन होगा, नहीं। लिस्ट इन थर्ड, नहीं। सेम इन सेकेंड एंड थर्ड बट स्मॉलर देन फोर्थ, नहीं। सेम फॉर ऑल द फिगर्स, यस गाइज यही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, सेम फॉर ऑल द फिगर्स, सारे फिगर्स के लिए सेम हो जाएंगे। क्यों सेम हो जाएंगे भाई, क्योंकि चार्जेस भी सेम है और सरफेस एरिया भी सेम है, हमारा दोनों ही सेम है। ओके तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों में सेम हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में मूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, लेट अस सी। ओके क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बोर्ड में असर्शन एंड रीजन वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसलिए मैंने असर्शन एंड रीजन का भी क्वेश्चन लिया है। अच्छा असर्शन एंड रीजन में आपको हर जगह ये ऐसे पूरा ऑप्शंस लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है कि असर्शन एंड रीजन में पहले ही हेडिंग में कुछ बी में ए में लाइक सब टाइटल में पहले ही दे दिया जाता है कि नीचे से फॉलोइंग जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 10 से 15 तक जो आने वाले हैं या 15 से 20 तक जो आने वाले हैं ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इनमें आप सेलेक्ट करोगे इसके अकॉर्डिंग ए बी सी डी सेलेक्ट करोगे। तो किसके अकॉर्डिंग, अगर असर्शन यानी कि ये जो गिवन कंटेंट है वो एंड रीजन दोनों ही ट्रू हो जाएं और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। अब स्टूडेंट असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हो जाएं लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो, मतलब उस वर्ड को एक्सप्लेन नहीं करता हो, देन ऑप्शन विल बी बी। अगर सिर्फ असर्शन सही हो एंड रीजन फॉल्स हो तो ऑप्शन सी, और असर्शन फॉल्स हो रीजन ट्रू हो तब ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह का कंटेंट है स्टूडेंट्स। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस लाइन को पढ़ करके कि इसमें असर्शन सही है या रीजन सही है, अगर ये हम लोग देखते हैं तो आप देखो पढ़ो पहला लाइन क्या है असर्शन में, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज क्रॉसेज ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो लगते हैं एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे, मान लेते हैं ये Q पॉजिटिव चार्ज है और ये Q नेगेटिव चार्ज है, तो इससे जो फोर्स लगेंगे तो फोर्स के लिए जो लाइंस होंगे वो निकलेंगे बाहर की ओर एज यू नो, और इसमें इंटर भी करेगा लाइक दिस, ऐसे इसमें इंटर भी करेगा। तो गाइज क्वेश्चन ये कहा गया है कि क्या ये लाइंस जो निकल के यहाँ से इंटर कर रहे हैं ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। तो गाइज आप जानते हो कि चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो ये तो एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करते, मतलब हमारा असर्शन ही रॉन्ग है। अब असर्शन ही रॉन्ग है तो हम रीजन को पढ़ के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही मिलता है, इसमें तो कहा था कि असर्शन करेक्ट होना, इसमें असर्शन करेक्ट होना, इसमें भी असर्शन करेक्ट होना। असर्शन रॉन्ग होना सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑप्शन में कहा गया है गाइस, डी ऑप्शन में कहा गया। तो इसका मतलब डायरेक्ट ही हमारा क्या पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अब रीजन को पढ़ के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज आप पहले ही जान गए हो इसके बारे में। चलिए अब लास्ट हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं। आज 10 ही क्वेश्चन मैंने लिया है स्टूडेंट्स, है ना। लेटर ऑन फिर मैं क्लास 10 के लिए भी और जब लाऊंगा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो क्लास 10th के बच्चों के लिए भी लाऊंगा, क्लास 12th के बच्चों के लिए भी लाऊंगा। तो एक तो आपका ये चैप्टर वाइज होगा, चैप्टर वाइज ये कंटेंट होगा, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, है ना। और इससे रिलेटेड मैं एक पीडीएफ भी क्वेश्चन का पीडीएफ इस तरह का दे दूंगा। एक तो ये रहेगा जो रहेगा ही, और एक प्रैक्टिस के लिए थोड़ा कुछ क्वेश्चन लिटिल बिट चेंज करके, मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं चेंज करने वाला हूँ, लिटिल बिट कुछ मैं चेंज करने वाला हूँ इन सब में से, और चेंज करके आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा। वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ। बस आपको करना क्या है, अच्छे से मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है और फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 लास्टली हमें क्या कहता है, ये कहता है मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिक्रीज व्हेन इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड।
मतलब कि कोई भी एक बॉडी जो है अगर वो नेगेटिवली चार्ज हो जाए, कैसा हो जाए, नेगेटिवली चार्ज हो जाए, तो उसमें जो चार्जेस हैं या उसका जो मास है वो डिक्रीज़ नहीं होगा। तो लाइक लेट सपोज ये कोई भी न्यूट्रल एटम था, अब ये न्यूट्रल एटम नेगेटिव चार्ज्ड कब बनेगा, ये न्यूट्रल एटम नेगेटिव बनाना है, कब बनेगा, कैन यू टेल मी? ये तब बनेगा जब ये अपना कुछ इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या किया होगा, डोनेट किया होगा, तब ये बन जाएगा नेगेटिव। फॉर एग्जांपल आप ले लो क्लोरीन को, तो क्लोरीन जो एटम होता है व्हेन इट लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाता है, माइनस चार्ज, यानी कि नेगेटिवली चार्ज ये बन जाता है। तो इसी के बारे में पूछा गया गाइस कि मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिक्रीज, क्या मास ऑफ द बॉडी जो होगा वो डिक्रीज नहीं करेगा व्हेन इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, जब ये नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ऐसा पूछा गया है। तो आप जानते हो नेगेटिवली चार्ज होने के लिए क्या करना होता है, नेगेटिवली चार्ज अगर ये होना चाहता है कोई भी एटम, तो ओके गाइज, तो क्वेश्चंस क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है मास ऑफ बॉडी डज नॉट डिक्रीज व्हेन इट नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज कब होता है कोई बॉडी, तो नेगेटिवली चार्ज तब होता है जब ये किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। तो लाइक अगर आप क्लोरीन ले लो, क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Cl माइनस, यानी कि ये कैसा चार्ज हो गया गाइज, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज अगर ये हो गया है, तो नेगेटिवली चार्ज होने में क्या इसके मास, बॉडी के मास डिक्रीज़ नहीं होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, या क्या होते हैं, ये पहला आपको असर्शन लिखा गया कि असर्शन क्या है, मास ऑफ द बॉडी डज नॉट डिक्रीज़, मतलब ये जो भी बॉडी था पर्टिकुलर, ये नेगेटिव चार्ज अगर बन जाता है तो इसका मास डिक्रीज़ नहीं हुआ होगा। तो क्या ये असर्शन सही है, पहले आप इस पे फोकस करें। तो यस, ये असर्शन सही है। क्यों सही है, क्योंकि आप देख लो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है 35.5 होता है, और ये इलेक्ट्रॉन के डोनेट या एक्सेप्ट होने पे डिफ़र नहीं करेगा, इसका मास यहाँ पे भी 35.5 ही रहेगा गाइस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो जब ये नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल होने का मतलब ये हो गया कि इससे इलेक्ट्रॉन्स कितना भी डोनेट हो जाए या कितना भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो जाए, इसके मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिक्रीजेज, डिक्रीज नहीं होगा व्हेन इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, जब नेगेटिवली चार्ज हो। तो असर्शन तो सही है हमारा। चलिए अब रीज़न पढ़ के देखते हैं। तो रीज़न कहता है चार्जिंग इज़ नॉट मेनली ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्जिंग जो है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होता है। क्या ऐसा है, चार्जिंग तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही कारण होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएगा है ना, तो चार्ज तो डेफिनेटली कैरी हो जाएगा। तो यानी रीज़न जो है हमारा वो क्या है, रॉन्ग है। असर्शन ट्रू है बट रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, रॉन्ग है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन मैच करता है, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, तो ऑप्शन सी मैच करता है गाइज। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन सी जो है हमारा वो राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आज यही थे, आज हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस करा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने की आज से, क्योंकि मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने आज वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। राइटिंग टैब बहुत दिनों से मैं ख़रीदने की सोच रहा था, तो ख़रीदने के बाद फिर आज जो है मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है, और ये पहला वीडियो है। इनफैक्ट अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आप लोगों के लिए आगे भी वीडियोस बनाऊंगा, और सारे वीडियोस जो है मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम्स के पहले आप एक प्रॉपर वे में अच्छा सा प्रैक्टिस कर लो, एक प्रॉपर वे में। ओके गाइज़, तो हम यही चाहते हैं। और 10 क्वेश्चंस आज मैंने आपको दिया है। आप एक दो क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी दिए हैं जो आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो मुझे आंसर, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, एंड बताना ये सेशन कैसा लगा, आगे हमें ऐसे सेशन कंटिन्यू करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, है ना। और जल्द ही मैं स्टैंडर्ड 10th के बच्चों के लिए भी ये सीरीज़ ला रहा हूँ, क्वेश्चन का सीरीज़। पहले मैं चैप्टर वाइज दूंगा, और फिर कुछ वीकली, एक वीक के बाद अप्रॉक्सीमेटली मैं पूरा टर्म वाइज क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा।
ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।